दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों इस समय देश में बहुत सारी ऐसी कथाएं, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिससे देश की आर्थिक बेहाली, बेरोजगार संबंधी हाहाकार, उत्पीड़ित और वंचित समाजों पर अत्याचार, ऐसी बहुत सारी कहानियां आ रही हैं। ऐसी रिपोर्ट्स उजागर हो रही हैं, लेकिन वो प्रमुखता नहीं पाती। जो नेशनल डिस्कोर्स है, जो पूरा राजनीतिक विमर्श है, सामाजिक विमर्श है हमारे मुल्क का, उसमें वो जगह नहीं पाती हैं जो जगह की हकदार हैं। क्योंकि वैसे भी कभी मंदिर मस्जिद की लड़ाई, कभी हिंदू मुसलमान और कभी सरहदी तनाव, कन्फ्लिक्ट, सीज फायर, ये सारे जो मसले हैं वो हमारे नेशनल डिस्कोर्स को पूरी तरह ढक लेते हैं। असल मुद्दों को वो डाइवर्ट कर दिया जाता है। अभी आपने देखा कि गुजरात में, गुजरात का वो इलाका है जिसका भावनगर, वहां पर भावनगर में एक दलित नौजवान को सिर्फ इसलिए उस इलाके में, अमरेली जिले की बात है, और भावनगर में वो दम तोड़ दिया अस्पताल में। विका उस लड़के का नाम था नीलेश राठौड़। उसको सिर्फ 12-13 लोगों ने इसलिए पीटा, नृशंस ढंग से, अमानुषिक ढंग से पीटा कि वो एक पैकेट मांग रहा था चिप्स का एक दुकानदार की दुकान पर, और उस पर बच्चा एक बैठा था। दुकानदार संभवतः थोड़ा दूरी पर था। बच्चे का हाथ पैकेट तक नहीं पहुंच रहा था, तो उसने कहा कि बेटा मैं निकाल लूं नमकीन या चिप्स, इसी बात पर कि तुमने मेरे बच्चे को बेटा क्यों कह दिया, और उसकी पिटाई की जाने लगी। और कई लोगों ने उसको पीटा और फिर वो अस्पताल ले जाया गया जहां वो दम तोड़ चुका था। ऐसी घटना। और दोस्तों राजस्थान, ये तो गुजरात की बात बताया। राजस्थान में अभी ब्यावर जिला है, वहां एक हिस्ट्री शीटर, वो अपने ही ड्राइवर को, जो मुस्लिम कम्युनिटी से था, उसको बुलडोजर से उल्टा लटकाकर इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की कि वो लगा कि अब खत्म हो जाएगा। लेकिन बहरहाल उसका इलाज हुआ और बताया जाता है कि वो ठीक है। गिरफ्तारी हो चुकी है अभियुक्त की। अब आगे क्या होगा ये तो अभी कहना बहुत कठिन है। उत्तर प्रदेश के बागपत में भी ऐसी ही घटना घटी है, जब एक दलित समुदाय के एक युवक को, जिस पर पहले से कुछ विवाद चल रहे थे, उसके साथ भी यही हुआ और उसको, उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई। ये घटनाएं गिनाने के लिए मैं कह रहा हूं सामने, न जाने रोज कितनी घटनाएं ऐसी हो रही हैं, कितने अत्याचार हो रहे हैं लोगों पर। तो हम इसी विषय पर आज बात करने जा रहे हैं कि ये पिछले कुछ वर्षों से एससी एसटी पर खास तौर पे अत्याचार के जो घटनाक्रम है वो क्यों बहुत तेज हो गए हैं। हाल के वर्षों की बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि माना यह जाता है कि ये ज्यादा चुस्त प्रशासन अपने को कहने वाले लोग हैं। कभी इसको रामराज कहते हैं, कभी इसको बहुत चुस्त प्रशासन बताते हैं। लेकिन इस चुस्त चुस्त प्रशासन और रामराज कहते हैं, इस शासन में जो सबसे अधिक एससी एसटी के खिलाफ हिंसा हो रही है दोस्तों, वो हो रही है, जो अत्याचार की घटनाएं सर्वाधिक हो रही हैं, वो हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। और ये तीनों जो राज्य हैं जो सर्वाधिक अत्याचार एससी एसटी के खिलाफ है, ये तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित हैं। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, जो सरकारी आंकड़े हैं 2024 की जो रिपोर्ट थी उसमें आए 23.78% जो है एससी एसटी पर जो
अत्याचार के मामले हैं 23.78% पूरे देश में सिर्फ उत्तर प्रदेश में दर्ज हुआ। राजस्थान में दर्ज हुआ 16.75%, मध्य प्रदेश में दर्ज हुआ 14.97%, बिहार में दर्ज हुआ 13.16%। बिहार भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है जहां जेडीयू पार्टनर है सरकार में। ओडिशा में 6.93%, महाराष्ट्र में 5.24%। ये वे आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और ये सरकारी आंकड़े हैं। तो जो एससी कम्युनिटी के खिलाफ सर्वाधिक अत्याचार वाले जो राज्य हैं 81% उन्हीं में केवल दर्ज हो रहा है। भारत में 81% अत्याचार इन्हीं राज्यों में है। अब आप सोच सकते हैं, अगर देखा जाए तो ये अत्याचार की घटनाएं जो एससी एसटी पर हैं वो पिछले कुछ ही वर्षों में 48% बढ़ी है, 48%। और एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो दर्ज मामले हैं ये सिर्फ उनकी गिनती में कर रहा हूं, इस आंकड़े में सिर्फ वो शुमार है। यानी एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो दर्ज मामले हैं उसकी स्टडी, उसके अध्ययन की रोशनी में जो आंकड़ा सामने आया है वो है कि एससी एसटी के अत्याचार, उनके ऊपर अत्याचार की घटनाएं 48% बढ़ गई हैं। ये इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों की रोशनी में ये बात कही जा रही है। अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम सब जानते हैं कि ये अधिनियम कब आया था, 1989 में आया था। अभी मौजूदा सरकार ने इसको और कमजोर किया है, इस अधिनियम को और कमजोर किया है, यानी मामले जो है और जल्दी जल्दी छूटेंगे लोग। दोस्तों अगर देखा जाए तो अधिनियम के तहत आरोपों की जो दोष सिद्धि है, दोष सिद्धि का मतलब कि जो लोग आरोपी थे उन पर आरोप सही साबित हुआ एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत, तो वो उसका जो परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 2020 में अगर वो परसेंटेज 39.2% था तो 2022 में ये 32.4 हो गया। यानी लगातार गिर रहा है। जो आरोपी हैं, जिन्होंने दमन किया है एससी एसटी कम्युनिटी पर, उनके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उनमें उन अपराधों के लिए उनको सजा होने या उसमें वो कन्विक्ट होने, उनके खिलाफ कार्रवाई का जो मामला है वो नीचे गिर रहा है। यानी शासन की तरफ से या शासकीय प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत जो चीजें चल रही हैं उसमें वो छूट जा रहे हैं। ऐसे लोग, इनकी संख्या छूटने वालों की बढ़ रही है। यानी आरोप जिन पर है, जो अत्याचारी हैं, वो बरी हो जा रहे हैं। बरी होने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है मौजूदा रिजीम में। दोस्तों एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि इस रिजीम में अगर देखा जाए तो सिर्फ लोग समझते हैं, बहुत सारा जो मीडिया कवरेज होता है उसमें समझते हैं कि केवल माइनॉरिटी कम्युनिटी के, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों पर अत्याचार बहुत है। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी पर, माइनॉरिटी कम्युनिटी में, सर्वाधिक मुस्लिम कम्युनिटी पर अत्याचार के मामले इस देश में बहुत बुरी तरह है, बहुत ज्यादा है। कहीं प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कहीं किसी कर्मचारी को, बहुत साधारण मजदूर को जो मुस्लिम कम्युनिटी का हो, उसको अनाप शनाप आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, कहीं बुलडोजर से घर गिरवा दिया जाता है और कहीं सीधे जिंदगी ही खत्म कर दी जाती है। हम देख चुके हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन दोस्तों ये मामला केवल माइनॉरिटी कम्युनिटी का नहीं है कि उस पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं। मौजूदा 5 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए मोदी राज में, 5 सालों का, तो आप पाएंगे कि एससी एसटी और ओबीसी कम्युनिटी पर अत्याचार के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। 48% का आंकड़ा केवल एससी एसटी का है, लेकिन ओबीसी पर अगर अत्याचार के मामलों को जोड़ दिया जाए तो ये 60% तक पहुंच सकता है, ऊपर भी जा सकता है। हालांकि अब उस मामले में, ओबीसी के मामले में, एससी एसटी जो अत्याचार अधिनियम है, अत्याचार रोकने का अधिनियम, वो लागू नहीं होता। लेकिन अगर जो दर्ज मामलों को केवल
जो थाने में दर्ज होने वाले मामले हैं ओबीसी कम्युनिटी पर अत्याचार के, अगर उनको जोड़ दिया जाए और एससी एसटी पर दमन जो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको जोड़ दिया जाए, तो ये आंकड़ा बेतहाशा ऊपर भागेगा। और अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी में जोड़ दिया जाए तो लगेगा कि भारत में अत्याचार अगर किसी कम्युनिटी पर हो रहा है तो वो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। और दोस्तों, ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। अगर भारत की जेलों में जो बंद लोग हैं, भारत की जेलों में जो बंद लोग हैं, चाहे वो विचाराधीन कैदी हों या कन्विक्टेड हों, हर तरह के कैदियों की अगर संख्या ली जाए तो उसमें आप पाएंगे कि सबसे अधिक जो हैं वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। आप ताजुब करेंगे भारतीय जेलों में कौन लोग हैं जो बंद हैं। उसमें एससी कम्युनिटी का जो लेटेस्ट आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, हो सकता है ये आंकड़ा अगर 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 लेटेस्ट जो अवेलेबल आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा, लेकिन हो सकता है कि अभी जो हाल के दिनों में जो आंकड़े आए अगर, तो इसमें यह संख्या और बढ़ जाए। जो मेरे पास आंकड़ा है उसके मुताबिक शेड्यूल कास्ट की जो आबादी है वो 21% के आसपास, 21% के आसपास भारतीय जेलों में शेड्यूल कास्ट के बंदी रहे हैं। शेड्यूल ट्राइब्स के जो प्रिजनर हैं, जो कैदी हैं, वो 11.14% हैं। और दोस्तों, जो ओबीसी कम्युनिटी के जो प्रिजनर हैं, जो कैदी हैं, वो 35% के आसपास हैं। यानी इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो करीब करीब तकरीबन ये 66% आते हैं भारतीय जेलों में। लेकिन अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी का जोड़ दिया जाए तो 29 पॉइंट समथिंग यानी 30% के आसपास सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं। अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी और प्लस एससी एसटी ओबीसी सब जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 96% के आसपास पहुंच जाती है। 96%, यानी शेष लोगों के लिए जो अपर कास्ट हिंदू कहलाते हैं, उनके लिए बामुश्किल 4% बचता है कि वो 4% ही लोग हैं उन कम्युनिटीज के जो भारतीय जेलों में बंद है, अगर इस तरह से आंकड़े को देखा जाए। दोस्तों, क्राइम और पनिशमेंट क्या होगा और क्या है इस देश में, वो तो आप हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन ये जो असलियतें हैं, क्या इनको बदलने की कोशिश कहीं से भी हो रही है? क्या इन पर कोई चर्चा हमारे भद्रलोक में हो रही है? क्या मीडिया में हो रही है? क्या पॉलिटिक्स करने वाले जो लोग हैं, जो पार्लियामेंट्री फोरम है, जो पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी ऑल पार्टीज मीटिंग होती है, कभी क्या उनमें ये बात होती है कि भाई इस देश के जेलों में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग ही क्यों सड़ रहे हैं? जेलों में रखना कोई बहुत शानदार काम तो है नहीं। अगर कोई अपराध करता है जेल में डालिए, लेकिन अपराध का मतलब ये होता है कि उसमें सुधार की गुंजाइश भी अगर है तो सुधार कीजिए। लेकिन जेलों में अनंत काल तक रख करके लोगों को सड़ा दिया जाए, यह तो मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। लेकिन हमारे जेलों की जो असलियत है वो ये बता रही है। ऐसे में बहुत गंभीर सवाल उठता है और इस सवाल पर कई बार कोशिशें की गई हैं कि सही आंकड़े लगातार आते रहें। लेकिन अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जर्नलिस्ट की याचिका पर ऐसा फैसला, उल्टा फैसला दे दिया कि हो सकता है कि भविष्य में जेलों के अंदर रहने वाले जो कैदी हैं, जेलों में जो बंद प्रिजनर्स हैं, उनकी जातीय गणना ही न की जाए। तो एक तरफ भारत सरकार कह रही है कि हम जातिवार जनगणना पूरे देश में करेंगे, यानी जो जो सेंसस होगा, हमारा अगला सेंसस, अगली राष्ट्रीय जनगणना, उसमें जातियों की गिनती करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हाल के कुछ महीने पहले का एक जजमेंट आया, एक बेंच का, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच ने फैसला दिया एक जर्नलिस्ट की याचिका पर। जर्नलिस्ट ने चाहा कुछ था, मुद्दा उनका कुछ था, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उनका था, बहुत पॉजिटिव, लेकिन उस पर, उनकी याचिका पर यह भी एक ऑब्जर्वेशन या फैसला आ गया कि साहब, जेलों में जाति के आधार पर गिनती न की जाए कैदियों की। क्यों नहीं की जाए? समाज में जब हो रही है तो
जेलों में क्यों ना हो भाई? तो ये अजीब असलियत है। हमको लगता है कि चूंकि मीडिया के कुछ हिस्सों में भारतीय जेलों में बंद लोगों के कास्ट ब्रेकअप की कहानियां आई, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर चिंता रही हो। न्यायिक जो जगत से जुड़े लोग हैं उन्हें भी लगा हो कि भाई ये ठीक नहीं है। हो सकता है उसकी वजह से ये फैसला आया हो, इस तरह का विचार आया हो। लेकिन मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। ब्रेकअप आना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि उत्पीड़ित और वंचित समाजों के लोग ही कैसे न्याय से वंचित हैं और उनको न्याय देने की क्यों जरूरत है, क्यों उनको ज्यादा बेहतर ढंग से न्याय की प्रक्रिया में इन्वॉल्व किया जाए, उनको उचित लोग मिलें, वकील मिलें। अनेक असंख्य लोग जेलों में बंद हैं जो अपनी केस लड़ नहीं पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उनके पास संपर्क नहीं है, क्योंकि उनके पास वकील तक पहुंचने की स्थिति नहीं है और वो सिर्फ इसलिए जेलों में बंद रहते हैं लंबे समय तक। ऐसी अनेक किताबें लिखी गई हैं अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स द्वारा, लेखकों द्वारा, जो किन्हीं कारणों से जेल में गए और उन्होंने जेल में जाकर ऐसे लोगों की दास्तान लिखी जो छोटी छोटी चोरी या छोटे छोटे अपराध के मामले में वर्षों बरस तक जेल में है। कोई पॉकेटमारी की वजह से, कोई आपस में झगड़ा करने के मामले में, और वो असंख्य वर्ष का अनेक वर्ष तक जेल में बंद रह जाते हैं क्योंकि उनके लिए अपील करने वाला कोई नहीं है, उनके लिए आर्गू करने वाला कोई नहीं है। तो शासन का ये कर्तव्य है, जिनके पास कोई नहीं है उनको वो उपलब्ध कराए ताकि वो न्याय पा सके। इसीलिए न्यायिक ढांचे में बहुत सारे लोगों ने सुधार और बेहतर उनको करने के लिए सुझाव दिए हैं, लेकिन उन पर अमल करने की जो बात है वो शायद अमल की जो प्रक्रिया है बहुत धीमी है। तो दोस्तों मैं यही आज रखना चाहता था ये बात कि जो ये आंकड़े हैं बहुत चिंताजनक हैं। जो हाल के घटनाक्रम हैं गुजरात के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, यह तो बानगी है, यह तो कुछ एग्जाम्पल है। लेकिन जो अत्याचार की घटनाएं लगातार ये घट रही हैं वो इस देश के दलित, उत्पीड़ित, वंचित समाज के लोग सबसे अधिक झेल रहे हैं। राजस्थान में अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का ड्राइवर है जिसको एक हिस्ट्री सीटर बुलडोजर में लटका कर पीट रहा है, तो गुजरात में एक दुकानदार के यहां कई लोग आकर पीट देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो वंचित समाज का है, कि तुमने एक बच्चे को बेटा क्यों कह दिया। और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं ना जाने कितनी बड़ी तादाद में हो रही हैं। कुछ रिपोर्ट होती हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं भी हो पाती हैं, जहां वंचित समाज के लोग अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। लेकिन ये मुद्दे सब गायब कर दिए जाते हैं, सब इनको डाइवर्ट कर दिया जाता है, इन पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो ये आपका कर्तव्य है, आपकी भी ड्यूटी है दोस्तों कि इन मुद्दों को अपने स्तर पर भी उठाएं ताकि वंचित समाजों को न्याय मिले, उन्हें भी राष्ट्रीय मुख्यधारा में शरीक होने का अवसर मिले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।